बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज एक बहुत ही गैर मामूली नौइयत का इवेंट हुआ इस्लामाबाद में। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दो मौज़ूआत थे। एक थी सिक्योरिटी की सूरत हाल और दूसरा था मुआशी सूरत हाल। ये दो मौजू सरे फहरिस्त रहे। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ और इसके अंदर कुछ खबरें हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इजलास जो है वो कोई अच्छे नोट्स पे इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम मिला है। इस इजलास में एक साहब को काफ़ी टफ टाइम दिया गया और मुख्तलिफ सवालात की बौछार और उनके पास कोई जवाब नहीं था तसल्ली बख्श। उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि ये इजलास था जी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ उनका ये पहला इजलास था जो उन्होंने अटेंड किया कौमी सलामती कमेटी का। 29 नवंबर, आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर है। आज से तकरीबन एक महीना पहले जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग्स ली, मुख्तलिफ कोर्स का विजिट किया और कुछ और मीटिंग्स भी उनकी हुई हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की, जिसके बाद फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है उसका जो है वो शुरू होगा। सुनने में आया कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई है। माहिरीन मईशत ने ब्रीफ किया है मिलिट्री लीडरशिप को कि पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है, और माहिरीन मईशत ने ये इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग्स ली गई थी। माहिरीन मईशत से पूछा गया था, मुख्तलिफ शोबों के लोग थे वो और एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेशनल्स थे। तो उन्होंने जो खौफनाक तस्वीर पेश की थी उसके बाद फिर ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो कुछ मैं बताता हूँ। सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ तो हम एक दो तीन मसाइल के हम शिकार हैं। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरा सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ही खतरनाक, और फिर तीसरा है मुआशी सूरत हाल। क्योंकि अगर इकॉनमी ठीक नहीं होगी, कौमी खजाने में पैसे नहीं होंगे, और कौमी खजाने में पैसे नहीं होंगे तो उसके बाद कोई काम नहीं चलेगा। सूरत हाल ये है कि जो माहिरीन मईशत ने ब्रीफ किया था आर्मी चीफ और दीगर फौजी क़यादत को, उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि मौजूदा हुकूमत के पास और ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। वो IMF के साथ भी मामला ख़राब कर बैठे हैं, उनका प्रोग्राम भी रुकवा बैठे हैं, और दोस्त ममालिक से कुछ पैसे वैसे आने हैं और वो भी अभी रुके हुए हैं, पाइपलाइन में है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत है। और फिर ये कि डार साहब और हुकूमत और डार साहब क्या समझ रहे हैं। ये एक अहम नई खबर जो है, नई डेवलपमेंट वो ये आए हैं कि जी हमें ये लेके आए हैं, अब ये इनकी जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब से ये डरे हुए हैं और इमरान खान साहब को ये लाना नहीं चाहते, उनको ये निगेट कर रहे हैं, उनको माइनस कर रहे हैं, इसलिए हमारे काम खुद ब खुद ही सीधे हो जाएंगे। हम आराम से बैठते हैं और ये मिलिट्री लीडरशिप खुद ही सारे काम कर लेगी और ये खुद ही अरेंज कर लेगी और ये खुद ही इस इकॉनमी को कहीं ना कहीं से सीधा कर देगी। हम रिलैक्स हैं, क्योंकि इमरान खान का खौफ जहन में सवार है इस्टेब्लिशमेंट के। ये इनका नैरेटिव है, बंद कमरों में ये बातें कर रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, ये हमें खुद ही, ये हमें ही बचाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। ये तो है एक चीज़। उसकी रीज़न ये है कि जो बाजवा साहब हैं वो एक नया खेल खेल रहे हैं पीछे बैठे, और वो ये खेल खेल रहे हैं कि उनको ख़तरा हो गया है। उनको ख़तरा ये हुआ है कि मामला सारा मेरे पे आ रहा है और ये सब का सारा मलबा मुझ पे गिरेगा रजीम चेंज का, और अगर कल को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई तब भी मैं मारा जाऊंगा, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तब भी मैं मारा जाऊंगा। लिहाजा वो एक काम कर रहे हैं सोचे समझे मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत। वो जर्नलिस्टों को बुलाते हैं, दानिशवरों को बुलाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं और उनको बातें बताते हैं, और उन बातें इस तरीके से बताते हैं कि इमरान खान साहब को तो सारा कुछ करने वाला ही मैं था, इमरान खान को बचाने वाला ही मैं था, इमरान खान को लेकर चलने वाला ही मैं था। ये इकॉनमी भी मैंने ठीक की थी, चाइना से पैसे मैं लेके आया था, सऊदी अरब से पैसे मैं लेके आया था, कतर से पैसे मैं लेके आया था, UAE से पैसे मैं लेके आया था, अमेरिका के साथ ताल्लुकात मैंने ठीक किए थे। वो ये सारा कुछ करें और
और तो और अगली बात जो है वो उससे खतरनाक जो है असल चीज है वो कि अदलिया को भी मैं मैनेज कर रहा था। ये बातें आ रही हैं, अदलिया को भी मैं मैनेज कर रहा था। अब ये जो बातें हैं जी, अदलिया को मैं मैनेज कर रहा था, ये बुनियादी तौर पे यही वो चीज है कि अब ये ऑनरेबल जजेस को जो हैं उनको धमकियां दे रहे हैं इनडायरेक्ट, और उनको धमकियां दे रहे हैं, उनको मिलाइन कर रहे हैं, उनको भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। और उसमें पहले भी जस्टिस काजी फायजी साहब को ये कितना रगेत चुके हैं, और उसमें भी इमरान खान साहब का रोल तो एक था आटे में नमक के बराबर। और वो सारी चीज़ अगर जिस किसी दिन खुल गई जस्टिस काजी फायजी साहब वाली, तो हैरान कुन इंकशाफात होंगे। वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा जो हैं उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया हुआ है, और उसके बाद जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इस तरह इन जजेस के खिलाफ जो कैंपेन की गई वो सारी की सारी मौजूद है। और अब ये कर रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस को ही, जो एक पनामा से प्रोसेस शुरू हुआ और ख़त्म हुआ सज़ाओं पे, उस सारे प्रोसेस को ही ये प्रोगंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जजेस को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं, और जजेस को भी डराया धमकाया जा रहा है कि देखें फिर हम ये कर देंगे। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि बाजवा साहब को एक चीज़ का ख़तरा है, और वो ख़तरा उनका सही है, क्योंकि मटेरियल मौजूद है और इंक्वायरीज भी कुछ हो रही हैं, और अदरवाइज़ भी जो आर्टिकल 6 का खौफ है ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी लगाई उन्होंने, और ऑनरेबल जजेस को उन्होंने कैद किया घरों में, और उसके बाद उनको माजूल कर दिया, तो वो एमरजेंसी ही उनको ले डूबी थी। तो उसके बाद सारा उनका डिक्लाइन उस वक्त शुरू हुआ था, और उस वक्त भी मुशर्रफ साहब को ये कहा जा रहा था कि आप बहुत मकबूल हैं। दुरानी साहब हमारे दोस्त और तारिक अजीम साहब जाके बताते होते थे आपको कोई खतरे की बात नहीं है, आप बहुत मकबूल हैं, आपकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो वो भी इस गलतफहमी में रहे। और इसी तरीके से बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब को भी बताएगा कि जनाब अब आप काउंटर नैरेटिव देना शुरू कर दें, और आप कहें मैं और इमरान खान तो एक थे, इमरान खान को मैंने सब कुछ मैंने कर रहा था इमरान खान साहब को। तो अगर ये सारा कुछ हो रहा था, इमरान खान साहब को, इकोनॉमी को ठीक करने वाले, इमरान खान को चलाने वाले सब थे, तो फिर तो बाजवा साहब आप ने अप्रैल में नई रजीम चेंज हुई, अप्रैल में हुकूमत आई, तो अप्रैल से लेके नवंबर तक तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त था। तो फिर तो आपको वो सारे काम कंटिन्यू करने चाहिए थे, और इकोनॉमी उससे बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि असल ताकत तो आपके पास थी, मरासला सरकार के पास तो नहीं थी। तो मतलब यही है कि एबिलिटी उनमें थी, और उन्होंने वही कर रहे थे। वो किस तरीके से कर रहे थे, ये हकीकत है कि हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही थी, ग्रोथ 6% तक आ रही थी, शरह नमू। तो बहरहाल अब बाजवा साहब को मसला है, क्योंकि मुशर्रफ साहब का जो 12 अक्टूबर 99 का जो मामला हुआ था, उसमें भी जनरल अजीज और जनरल उस्मानी साहब शामिल थे। तो मुशर्रफ साहब तो उस वक्त हवा में थे, जहाज़ में थे, तो वो नीचे उतरे तो मार्शल लग चुका था। तो इसलिए वो भी कहते थे कि मुझे तो नहीं पता किसने ये सारा काम किया, 12 अक्टूबर 99 वाला। फिर जब नवंबर 2007 की इमरजेंसी हुई, तो जब मुशर्रफ साहब के गिर्द घेरा तंग होने लगा, तो देखा कि नहीं ये तो सजा होने वाली है, आर्टिकल 6 की तरफ जा रहा है मामला। उस वक्त एक एफर्ट की गई थी कि उसमें कहा गया कि इनमें चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब को भी शामिल करें, वो भी इसमें शामिल हैं, शौकत अजीज साहब उनकी काबीना को भी शामिल करें। वो खारिज हो गया था मामला, वो बात नहीं मानी थी, ना ही जस्टिस डोगर साहब को उसमें इंक्लूड किया गया था, ना ही शौकत अजीज साहब को, और फोकस रखा गया था परवेज मुशर्रफ साहब पे। अब भी यही खतरा बाजवा साहब को नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं से स्मेल हुई होगी कि ये मामला आपकी तरफ आएगा, और आप ही अकलौते जिम्मेदार करार पाएंगे इस सारे के। और ये बात तो सही है कि 1+2 और 1+3 यही था, सारा कुछ हुआ तो ड्राइंग रूम में था। अब बाजवा साहब को इस बात का खतरा है, लिहाजा वो अपने साथ बाकियों को भी मिला रहे हैं कि देखें ये तो जनरल फैज भी थे, ये तो जजेस भी थे, ये सारे थे, ये इस तरीके से वो आ रहे हैं। और इमरान खान साहब को ये करने के लिए कि इमरान खान साहब इससे हो जाएंगे, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचेगा, और समझा जाएगा कि ये सारा कुछ मैं कर रहा था। तो एक तरफ तो बाजवा साहब ये कर रहे हैं, अब एक दूसरे को ही सबको नंगा करने के चक्कर में हैं कि
पहले बात नहीं बनी तो अब इस तरीके से करें, जजेस को भी मिला लें और अपने कुलीग्स को भी मिला लें, अपने सबॉर्डिनेट्स को भी मिला लें कि ये मेरा काम अकेले का नहीं था। ये बड़ा एक है अंदर की बात है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो वापस आते हैं जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तरफ। तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मेरी इत्तला के मुताबिक कोई तसल्ली बख्श चीज़ें नहीं थी, और तसल्ली बख्श चीज़ें इसलिए नहीं थी, एक बहुत बड़ा साइन कि सिर्फ 3 दिन के बाद, आज 30 तारीख है, 31, यकम और 2, 3 तारीख के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा रखा गया है और फौरी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि फौरी इकदाम उठाए जाएं, और अगर हमने आगे बढ़ना है, इस क्राइसिस से निकलना है, तो फौरी इकदाम की ज़रूरत है और हंगामी बुनियादों पर इकदाम की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई है तो वो हमें बताएं। तो इसलिए 2 जनवरी को दोबारा इजलास है जी, और 2 जनवरी को दोबारा किया जाएगा, क्योंकि इसहाक डार साहब के पास उन्होंने काफ़ी ब्रीफिंग दी, डिटेल्स बातें की हैं, लेकिन वो इत्मीनान का इजहार नहीं हुआ, वो अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है, क्योंकि चीज़ें वहीं पे पड़ी हैं और मज़ीद वर्स्ट होती जा रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 5 पे आ गए हैं, यानी कि $5 अरब तक आ गए हैं, 5+ पे आ गए हैं। इसी तरीके से जो हमारे कमर्शियल बैंकों के हैं वो भी 5+ पे आ गए हैं। तो इसलिए ये सारा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि ज़र मुबादला के ज़खायर यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि यही जब रजीम चेंज नहीं हुआ था उस वक्त यही जो थे वो डबल फिगर में थे और 18-19 अरब रुपए के करीब थे, 18-19 अरब डॉलर के करीब थे। ज़र मुबादला शायद 20+ थे। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन ये सारा कुछ हुआ है सिर्फ 9 महीनों में, जब से रासला सरकार आई है और ये नौबत आई है। कोई चीज़ भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रही। सरकारी मुलाजमीन के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, उनकी मराहत कम की जा रही हैं और लोग सड़कों पे हैं। ATV के लोग सड़कों पे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी जानब क्या हो रहा है, जो तरक्याती फंड हैं, ब्राइब, जो एक पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे तरक्याती स्कीमों के नाम पे पैसे दिए जाते हैं। MNAs को 87 अरब रुपया रिलीज कर दिया गया है, 87 अरब रुपया, यानी गरीब आदमी के लिए पैसा नहीं है, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। आटा हो, गंदम हो, अंडे हो, चीनी हो, घी हो, उसकी कीमतें 100% डबल प्राइस हो चुकी है उनकी। रोटी 25 रुपए की, नान 25 रुपए का, अंडा 25 रुपए का, ये सूरत हाल है। लेकिन आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी ख़त्म, और वो भी इस तरफ आ गई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग आते हैं सिर्फ उनको दी जाएगी। तो ग्रेड 5 से ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, 12, 13, ये बेचारे, इनकी कितनी तनख्वाहें हैं। ग्रेड 17 के लिए भी मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। तो सब यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी खत्म, लेकिन 87 अरब रुपया रिलीज कर दिया गया है। 87 अरब रुपया रिलीज कर दिया गया तरक्याती स्कीमों के लिए, तरक्याती बजट। आपको मालूम है कि तरक्याती स्कीमें किस तरीके से खर्च होती हैं और किस तरीके से फिर किकबैक्स आते हैं, और सारा ये असल में इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। इलेक्शन अपने अपने हल्के सीधे करो, इलेक्शन की तैयारियां करो, और इलेक्शन हर सूरत में जीतना है। तो इसमें एक बड़ी पार्टी वो भी आ गई मैदान में और उसने भी कुछ बातें की हैं। बाकी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।